जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये 25 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट का है। तो अगर हम वीडियो में क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लेवल की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम हुआ है उसके अगर हम लेवल की बात करें तो अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखकर अगर आप सही से एनालिसिस करते हैं तो मुझे ये लगता है कि जो पहले पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का और अब जो हो रहा है तो अभी वाला जो पेपर है उसकी तुलना में थोड़ा सा इजी है। उसका कारण ये है कि क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो थोड़े टाइम टेकिंग थे, लेंदी क्वेश्चन थे, और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सटीक एकदम क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे हिंदी में, चाहे जीएस में, सभी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका जो लेवल है वो इजी है या टफ है। तो अगर आपने लास्ट 6 महीने में जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके बाद अगर आपने अपनी तैयारी को बंद नहीं किया है तो 100% आपको पेपर इजी लगेगा। लेकिन अगर आपने तैयारी बंद कर दी ये सोचकर कि अब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा तो आपको ये पेपर टफ लगेगा। लेकिन अगर हम लेवल की बात करें तो ये ना तो टफ है ना इजी है, ठीक ठाक लेवल है। ना इसे आप ज़्यादा इजी कह सकते हैं ना ही टफ कह सकते हैं, ये पेपर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पेपर बढ़िया है, जैसा होना चाहिए कांस्टेबल के लेवल में वैसा पेपर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है। तो बोला धनराशि क्या है। तो देखो आप सभी को पता है हम क्या करते थे, जब 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे इस तरीके से 2 कॉलम करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 36,000, ठीक है, 32,000, 34,000 और एक है 30,000। ठीक है बेटा, 4 ऑप्शन है। तो अगर मैं देखता हूँ 36,000 से अगर मैं चेक करता हूँ 36,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 2 0 0 कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 5 0 और 5 30 3 और 5 ये 15 3 18। अगर ये 1800 है और ये भी 1800 ही आएगा तो 18 18 3600 हो गया। पहले तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो क्योंकि हमारा ब्याज ही 2 साल का 3280 है। तो दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं 32,000 यहाँ पे कर लेते हैं तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 1 16। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 1600 और यहाँ पर भी आएगा 1600। तो 16 16 32 और 16 का अगर हम 1600 का 5% निकालते हैं तो देखो सीधा सा 0 0 16 पंचे 80 हो गया। तो अगर ये पूरा जोड़ोगे तो सीआई कितना आएगा 3280 रुपये और हमारा भी सीआई कितना है 3280। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 32,000। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा 32,000 होगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 छात्र हैं। देखो क्वेश्चन एवरेज का है लेकिन अगर आपने सही से एवरेज पढ़ा होगा, हमने अपलोड किया है वीडियो पे, लाइव क्लास में भी एवरेज पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत क्वेश्चन ये आसान है, कहीं और भी क्या होगा तो भी आसान है। आप इस चीज़ को समझे कैसे करेंगे। 6 छात्रों का जो औसत भार है वो 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार जो है वो 53 है और 2 छात्रों का 55 है। तो इन सभी का औसत भार फाइंड करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसने ये कहा कि जो 6 स्टूडेंट हैं उनका जो औसत वेट है वो है 50। फिर अगले 2 उनका औसत वेट 53 है, 53 kg है, और नेक्स्ट और 2 ले लिए उनका जो है वो 55 kg है। तो इन सबका औसत बताओ। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि ये जो 3 है इसे एक्स्ट्रा कर लेते हैं, यानी 50 + 3 बना लें और 55 को 50 + 5 बना लें, तो हम मान लें सबका 50 50 है। तो अगर 50 50 सबका वेट होता तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता। ये चीज़ तो आप भी समझते हो ना। जैसे अगर 3 संख्याएं हैं 4 4 4 तो उनका एवरेज कितना आएगा 4। चौथी संख्या भी मैं 4 लाऊंगा तो एवरेज 4 रहेगा। बोलो, अगर 4 4 की 4 संख्या करोगे तो भी तो एवरेज 4 रहेगा ना। तो अगर संख्या मैं लाऊं 3 तो एवरेज घटेगा यानी कम हो गया। अगर मैं संख्या एवरेज से ज़्यादा बड़ी ले आऊं जैसे 5 तो एवरेज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 50 50 के हिसाब से देखें तो हमारा जो एवरेज वेट है वो कितना 50 होना चाहिए था। चूंकि 2 छात्रों का 3 3 एक्स्ट्रा है तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, अगर हम देखेंगे 6 kg। यहाँ पर 2 का 5 5 ज़्यादा है तो अगर गुना करोगे तो ये 10 kg। ओवरऑल मिलाओगे तो 16 एक्स्ट्रा हो गया। और ये जो 16 किलो एक्स्ट्रा है वो कितने छात्रों हो गया 6 2 8 2 10। तो 10 में बांट दो, 10 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 50 प्लस डिवाइड करोगे 1.6, आंसर आएगा 51.6 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो 51.6 kg हो जाएगा। इज इट क्लियर।
चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए और ये ओवरऑल क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप ये बाद में आके मैं यहाँ करा रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम हॉल में भी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो 100% होगा, इतना टफ नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं थोड़ा सा जिनका लेवल है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 39 व्यक्ति हैं और प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, तो 12 दिन में वो सुरंग की मरम्मत कर देते हैं। आगे कहा कि 30 व्यक्ति अगर 6 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम होगा, तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाना है, MDH। ठीक है, M मतलब मैन, D मतलब डेज, H मतलब आवर्स यानी घंटे। तो अगर इसे काटोगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 चौके 12 होता है, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 3 से इसे काटोगे तो 13 बार कटेगा, तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। राइट आंसर आ गया 26 डेज। डी बराबर जो वैल्यू आई वो कितना आएगा, 26 दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 26 डेज। समझ आ रही है बात? ठीक है, लग रहा है ना ये चीज? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में जो है वो 79 क्वेश्चन क्या है, वो ये है, ये कह रहा है कि वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 990 और 1330 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 10 आता है। तो मैंने इस टाइप के प्रश्न नंबर सिस्टम में कराए हुए हैं। एक संख्या है 990, ध्यान से समझो, ठीक है। दूसरी संख्या है 1330, जिनका आगे पेपर है वो ध्यान से समझे इस चीज को, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे इसी टाइप के लगभग क्वेश्चन ढूंढ। देखो आपका ना मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया है हर एक चैप्टर का, वो बड़े आराम से करके जाएगा अटेम्प्ट, 100% है। हिंदी में आपको कुछ चीज़ें हैं, ये जो है कि पिछली बार की तुलना में हिंदी थोड़ी सी इधर उधर की गई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे पूछे गए, बिल्कुल डीपली। हालांकि वो ज़्यादा टफ नहीं है, हमने लोगों ने इतनी बारीकियों से पढ़ा नहीं उन चीज़ों को। जैसे वर्णमाला को बहुत से बच्चों ने इतना नहीं पढ़ा कि इतना पूछेगा बारीक, लेकिन जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा, आइडियल क्लास में, तो वहाँ पे आपको वर्णमाला में एक एक चीज़ पढ़ाई है मैडम ने। तो आपने अगर वो नोट्स देखे होंगे तो 100% क्वेश्चन फंसे हुए हैं उनके, ठीक है, क्लास लेक्चर से। तो अगर मैं यहाँ से देखेंगे तो रिमाइंडर की जो संख्या से डिवाइड करने पे 6 आ रहा है और यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो अगर इसमें से मैं 6 घटाऊंगा तो ये तो आएगा 984, यहाँ से 10 घटाऊंगा तो ये आएगा 1320। तो अब इनमें से कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो कुछ नहीं करना है, इनका HCF निकालना है। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ ना थोड़ा ऑप्शन लगा दो। ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास 35 है, 15 है, 25 है और क्या है, 24 है। ये है ऑप्शन 35, 15, 20, ठीक, ये ऑप्शन है। आप खुद सोचो, अगर हमारे पास नंबर आया है 984, बस समझो, ठीक है, हमने 6 जो शेषफल था पहले ही घटा लिया, अब 984 आया है, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों से कटेगा, ऐसे नंबर वही, तो इसका इनका HCF भी तो चाहिए। तो सिंपल से देखो, अगर इसके लास्ट में 4 है तो ना तो ये 35 से कटेगा, ना 15 से कटेगा, ना 20 से कटेगा। डिविजिबिलिटी में पढ़ाया हुआ है, बहुत बेसिक चीज है भाई। जिसके इकाई का अंक अगर 5 हो या 0 हो तब ही वो कट सकता है 35 से और 15 से, क्योंकि इनमें 5 से डिविजिबिलिटी वाला है ना, तो 5 वाला ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कट सकता। हालांकि ये तो कट भी जाएगा क्योंकि 0 है, लेकिन इसमें तो 4 है, तो ये 3 तो नंबर हो ही नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है यानी 24, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24। समझ आ गई बात? चलिए आगे क्वेश्चन कह रखा है, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 80 है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया। वो कह रहा है 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसका मतलब SP ऑफ 300 और ये बराबर है CP ऑफ कितना, 500। और ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कराए, तब बच्चे क्लास में कहते थे ऐसे क्वेश्चन सर आएंगे, तो आए हुए हैं। देखो क्या है, 300 वस्तुओं का क्या है CP SP और बराबर है 500 वस्तुओं के CP के। 0 से 0 काट लो। अगर मैं यहाँ SP और CP का रेशियो देखता हूँ तो ये बराबर क्या आएगा, 5/3। मतलब अगर सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 रुपए में वस्तु को हम क्या कर रहे हैं भाई, खरीद रहे हैं और 5 में बेच रहे हैं। तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने हो रहा है, 5 में बेच रहे हो, 3 में खरीदे 2 का, किस पे हो रहा है, तो CP पे होता है, बटे 3 गुने क्या कर दोगे 100।
तो राइट आंसर इसका कितना आएगा 200/3%। अगर वैसे दिया होगा तो 66 सही कुछ परसेंट दिया होगा, ठीक है, 66 सही 2/3, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगी चीजें। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ही ठीक था। जो बच्चे ये चिल्ला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, तो मैं इतना तो नहीं कह सकता टफ। हाँ, जीएस का लेवल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पिछले साल की तुलना में, मतलब पिछले साल का नहीं कह सकते, जो लास्ट 6 महीने पहले जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी तुलना में जीएस है टफ, ठीक है। जीएस का लेवल थोड़ा अच्छा बना दिया इन्होंने, लेकिन उतना ही रीजनिंग और मैथ को गिरा दिया, मतलब रीजनिंग को कम कर दिया उन्होंने, क्योंकि पिछली बार रीजनिंग जो है वो बहुत टफ आई हुई थी टाइम टेकिंग। तो मुझे लगता है कि इस बार नंबर ज़्यादातर बच्चों के बूस्ट हुए होंगे, सबके कम किसी के नहीं हुए। जिसके कम हुए उसके मान लो प्रिपरेशन नहीं की। क्वेश्चन अगला क्या है कि 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याओं का जो औसत है वो है 1.2, ठीक है। फिर उसने ये कहा उनमें से फर्स्ट पहली जो 20 संख्याएं उनका औसत 1.1 है। तो अगर मैं फर्स्ट 20 नंबर लूँ तो उनका औसत 1.1 है, एंड नेक्स्ट अगली जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत 1 है, 1 है। तो पूछा गया लास्ट संख्या बताओ, अंतिम संख्या। बहुत आसान है, हम देखें 30 संख्याएं हैं, उन 30 संख्याओं का औसत इतना है। तो अगर मुझे इनका योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 30 गुना करेंगे तो 12 × 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 आएगा, 0 से पॉइंट हो जाएगा, 36 ही रहेगा। ऐसे ही 20 का 11 दूनी 22 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 9 एकम 9। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आएगा 31। मुझे एक चीज बताओ, टोटल संख्याएं कितनी है? टोटल संख्याएं हैं 30। उन 30 संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। पहले 20 और उसके बाद 9, तो 20 और 9 29 संख्याएं तो यहाँ होगी। अब एक ही संख्या तो बची, तो यहाँ पर ये 31 इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट वाली संख्या जो है वो है 36 - 31 = 5। उसी की वजह से 5 का मारा, तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, वो ये कह रहा है कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम, इन दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 32 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो इसका मतलब वो सीपी के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, फिर हो गया कितना 30 रुपए, इन दोनों को मिला के बेचा गया 32 में। तो इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:8। इसे काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो राइट आंसर आ गया 1:4। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक साझेदारी है। इस साझेदारी में क्या किया गया, कुल समय के 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश किया ए ने। ध्यान समझो, यहाँ पर क्या है, ए और बी और सी 3 है, तो इसने 1/6 भाग निवेश किया है और 1/6 समय लिया। तो अगर हम समय 1 साल मानते हैं तो 1 साल का मतलब हुआ कि 12 मंथ। तो इसका 1/6 करोगे, इसने 2 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाई, इसने 1/4 पूंजी लगाई और 1/4 समय के लिए, तो इसका मतलब इसने 3 महीने के लिए लगाई। इस वाले ने अपनी पूरी 12 महीने के लिए पूंजी लगाई, लेकिन इन दोनों की पूंजी के बाद जो बची हुई पूंजी है, तो इसने 1/6, इसने 1/4, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1/6 और 4 12 एलसीएम ले लो। तो यहाँ 6 दूनी 12, 3 2 आएगा, 4 3 12, तो 5/12 तो लगा दिया ए और बी ने मिलके। तो 12 में से घटाओगे 5, तो 7/12 भाग लगाया होगा इसने, ठीक। अब अगर मुझे इसे हटाना है, मुझे क्या लाना है भाई, मुझे 6 4 12 घटाना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें भी 12 से गुना करूँगा, इसमें भी 12 से, ऊपर कर रहा हूँ ये गुना, नीचे नहीं है, और इसमें भी 12 से गुना कर दूंगा। ये तो जाएगा कट, ये कटेगा 4 3 12, ये 6 दूनी 12, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, अनुपात 3 दिया ये 9, और अनुपात ये जाएगा 62 84। ये आ गया अनुपात। अब कह रहा है कि बी को कितना लाभ मिलेगा यदि लाभ हो कितना रहा। देखो लाभ कितना हो रहा है, वर्ष के अंदर जो लाभ हो रहा है 1940 रुपए। तो ये जो 1940 है ये टोटल भाग है, और 1940 भाग है वो किसकी वैल्यू है, 84 और 4 88, और 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा
88,997 97 की वैल्यू है। हमें चाहिए किसका, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है 9, तो गुना कर दो 9। 97 से काटोगे तो 97 दूनी 194 और 20 दूनी 18 180 रुपए। तो जो बी को हिस्सा मिलेगा भैया वो मिलेगा 180 रुपया। ठीक है, जितना पैसा लगाओ तो ही आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। बात समझ आई। अब आपने लगाया ही कम है और समय भी कम लिया है तो जाहिर सी बात है पैसा कम मिलेगा, इसको सिर्फ 180 रुपए मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 50% और 40% की एकल छूट बताओ कितनी होगी। मतलब अगर 50% डिस्काउंट है माइनस का और 40% डिस्काउंट है तो आपको बताना है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा। तो बहुत बार मैंने कराया हुआ है। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। साइन बस ध्यान रखने, दोनों माइनस है तो दोनों को रखोगे, x माइनस का 50 माइनस 40 इन्हें जोड़ लो तो कितना हो जाएगा माइनस का 90। अब यहाँ इन दोनों का गुणनफल करोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 50 5 चौक 20 यानी 2000 बटे आएगा 100 तो 0 0 कट गया। 90 और मतलब ये प्लस का 20 है तो माइनस का 70, 70% का डिस्काउंट। ये माइनस इन ये शो कर रहा है डिस्काउंट को। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 70% हो जाएगा। बात समझ आई। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल में हैं और बढ़िया क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो थोड़े से टाइम टेकिंग है, उन क्वेश्चन को भी मैं करवा दूंगा। पहले मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बिल्कुल आसानी से सीधे सीधे पूछे गए हैं, क्लास से एकदम एग्जैक्ट होते चले जा रहे हैं। अब ये ऐसे प्रश्न थे जिनमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगना था, लेकिन अगर फिर भी आप चिल्ला रहे हो पेपर टफ है तो फिर इससे ज़्यादा सरल क्या ही आएगा। अगला कह रहा है ए एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को बी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक है बी और एक है ए। बी की कैपेसिटी जो है वो 40% क्या है, अधिक कुशल है ये। तो अगर ये इसकी कैपेसिटी 100 है तो इसकी 140 होगी। 0 से काटोगे से कट भी जाएगा, 20 से 20 5 100 और 20 7 140 कट जाएगा, 7 5। ये है वर्क कैपेसिटी। अगर मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक उल्टा, यानी 5 और 7 का आएगा। ठीक, क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए कार्य को 63 दिन में कर रहा है, ये 63 डेज में कर रहा है। तो किसका 7 का कितना गुना, 6 गुना 7 6 नहीं सॉरी 9 गुना 7 में 63। तो इसका भी कितना कर दो 9 गुना 9 गुना 45, 45 डेज में ये करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 45 डेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है वो ट्रेन की स्पीड दे रखी है आपको 79.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, 79.2 गुना 5/18 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक, कितना। उसके बाद एक खंबे को ये पार करती है 7 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ट्रेन की अगर आपको लंबाई चाहिए, लेंथ चाहिए, तो इसमें कुछ है ही नहीं, कोई फॉर्मूला यानी डिस्टेंस चाहिए। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 79.2 इनटू 5/18 और टाइम है 7। इनका सबका मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आई थिंक लगभग 149 के समथिंग आएगा। तो इसका 150 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आना चाहिए क्योंकि यही एक मैच कर रहा है ऑप्शन से। ठीक है, बाकी देख लेना, एक बार कैलकुलेट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया कि 3 कारों की गति का अनुपात है 3 4 6। 3 कार हैं, ठीक है, 3 कार्स, और उनकी जो स्पीड है वो है 3:4:6। ठीक, तो पूछा गया है इनके समय का अनुपात। तो मैंने कहा था समय का जो अनुपात होगा वो हमेशा इसका रेसिप्रोकल होगा। इसमें भी कम है, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 4 6 का एलसीएम ले लो, 12 आएगा तो 12 से गुना कर दो। सब में यहाँ भी 12 से गुना करो और यहाँ भी 12 से गुना करो। ये काटोगे 6 से 2 बार, ये 4 से काटोगे 3 बार, ये 3 से काटोगे 4 बार, तो आंसर आएगा 4:3:2। ये आ गया समय का अनुपात। ठीक है, समय का अनुपात जो है क्या आएगा 4:3:2। ठीक है,
बारिश हो रही है बाहर धमाके पे और यहाँ गर्मी लग रही है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.35, ठीक है। उसके बाद फिर दे रखा है 1.05, पूछा गया है इनका HCF बताओ, ठीक है। अगर ये तरीका ये अगर इनका डायरेक्ट HCF आपको नहीं निकालना आ रहा है तो इनको पहले डेसिमल में सबको बराबर कर दो, यहाँ बना लो ये 0, ठीक है, क्योंकि हमें 2 डिजिट रखना है, सबके पॉइंट बता दो, यानी 70, 35 और 105 का एलसीएम ले लो। इनका तीनों का जो एलसीएम आएगा उसमें 2 अंक के बाद बस पॉइंट लगा देना। 35 तो आएगा नहीं, वैसे ऑप्शन से ही हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन सरल और हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा तो 07, ये भी नहीं हो सकता, एलसीएम पूछा है, सॉरी एचसीएफ पूछा है, सॉरी एचसीएफ है। तो 70, 35 है और इनका 105 का एचसीएफ लो, इनमें से ऐसा नंबर देखो जो सबसे कट जाए, वो 7 है। तो 7 को डिवाइड कर दो कितने से, 100 से, क्योंकि हमने पॉइंट हटाए थे ना, तो ये आएगा क्या, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 0.07, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.07। और कोई नंबर ऐसा है कटेगा 35 से ही कट जाएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। 35 कम 35, 35 70 और ये कटेगा क्या, कट जाएगा भाई, सॉरी इसका राइट आंसर तो 0.35 हो जाएगा, 35 आ तो रहा है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.35 आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 0.35 आएगा, क्योंकि ये तीनों का HCF 35 है, 35 से ये भी कट रहा है, ये भी और ये भी, तो 0.35 इसका आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं, हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे धुआंधार क्वेश्चंस के लिए। अब क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो देखते हैं कि हाँ एक्चुअल में प्रश्न ऐसे टफ होने चाहिए। बाकी अभी तक जो प्रश्न थे वो सारे के सारे सिंपल थे, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इनका लेवल बाकी ठीक था, स्टैंडर्ड था, कह सकते हैं कि हाँ थोड़े टाइम टेकिंग थे। जैसे ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ठहराव के साथ, यानी एक बस है जो रुक रुक के अगर जाती है तो वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे, ठहराव के बिना, हाँ ये ठहराव के बिना है, मतलब अगर वो बिना रुके बस चले तो उसकी स्पीड इतनी आती है, और अगर ठहराव करती है रुकने के साथ तो ठहराव के साथ उसकी जो स्पीड है वो आती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा गया है बस द्वारा कितने मिनट, मतलब बस जो है वो कितने मिनट रुकती है, ठहराव पर बस कितनी देर रुकी, ये बताना है। आप एक चीज देखिए, हम मान के चलते हैं एक बस है अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो ये 1 घंटे में, अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए कि यहाँ पे 1 घंटे का टाइम है t बराबर, ठीक, तो वो 66 किलोमीटर दूरी तय करेगी बिना रुके। अगर वो रुक रही है, रेस्ट कर रही है तो 55 चल रही है, तो 1 घंटे में जो अंतर आया वो कितने किलोमीटर का आएगा, वो आएगा 11 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। ये 11 किलोमीटर का गैप क्यों आ रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे 66 और यहाँ पर 55 है, तो जो गैप आया वो 11 किलोमीटर का आया, और ये 11 किलोमीटर जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से अगर देखोगे तो हम अगर टाइम निकालते हैं 11, और ये तय करना था उसको अगर बिना रुके करती तो 66 में करती है ना, बिना रुके यही हमें ठहराव देखना है ना। तो अगर 11 किलोमीटर दूरी कम तय करने में समय कितना लगेगा, 11 एकम 11, 11/6 यानी 1/6 घंटे। तो 1/6 का मतलब होता है कि 60 से गुना कर दो, मिनट में निकाल लो, तो काटोगे तो कितना आएगा 10 मिनट, यानी बस ने 10 मिनट रुकी। भाई 66 की उसकी स्पीड है ना बिना रुके, तो अगर वो मैं ये देख रहा हूँ कि 11 किलोमीटर कम चल पाई और स्पीड अगर वो बिना रुके चलती 66 के हिसाब से कितना समय लेती, तो 11/66 यानी 1/6 लेती। 1/6 का मतलब है 1/6 घंटे, यानी मिनट में निकालोगे तो 10 मिनट आएंगे। तो यही 10 मिनट बस रुक गई, जिसके कारण वो 11 किलोमीटर कम चल पाई। तो जो ठहराव है वो कितना है बस का, 10 मिनट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अंकित करते हैं, मतलब जो अगर उसका मान लो CP वो मान के चलते हैं हम 100 है, तो उस पे जो MRP है वो डाला जाता है 140, ठीक। उसके बाद अंकित मूल्य पे X% की छूट दे देगी। अब इस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट देने के बाद X% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 12% अंतिम लाभ है, इसका मतलब 112 रुपये मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। उसके बाद भी 112, तो यहाँ गैप देख लो इसके बीच कितने का है, गैप निकालोगे तो 8 और यहाँ बचेगा 3 में जाओगे तो 28 रुपये का गैप है।
तो 28 रुपये 140 का कितने परसेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 140 गुने 100, काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 20 यानी 20%। अर्थात ये हुआ कि एक्स की जो वैल्यू है वो डिस्काउंट है वो 20% है, तो तभी तो 112 आया। समझो बात भाई, सीधी सी बात है ना, 100 रुपये मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस, तो एमआरपी 40% बढ़ाया 140 हो गया, x% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे लाभ कितना हो रहा, 12%, यानी सीपी अगर 100 है तो 112% में बेच रही, तो जो सेलिंग प्राइस है ये एसपी है, ये होगा 112 हो गया। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कब आता है, जब आप डिस्काउंट निकालने के बाद जो वैल्यू बचती है वो सेलिंग प्राइस होता है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट है, 28 किस पे दोगे, सी पे दोगे। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगता है, प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया, अब एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है, तो x% लाभ वांछित है, तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये 2400 रुपए जिसका सीपी है उसमें लाभ चाहिए x%, x कितना है हमारा 20, इसका मतलब 120% की वैल्यू पूछी क्योंकि उसने एसपी पूछा है। तो 0 से 0 काटो और ये 0, 12 चौके कितना होगा 48 है, 12 दूनी 24 और 28, ये आ गया राइट आंसर 2880। मैच करो, आंसर यही होगा 2880, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए और कोई प्रश्न बचे हुए हैं क्या? एक क्वेश्चन ये विद्यार्थी वाला है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इसको हम देख लेंगे एक बार। और कोई क्वेश्चन जो मैंने अभी छोड़ा हो, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा, सारे क्वेश्चन हो गए इस पे, ठीक है। तो ये था आपका 25 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट है उसका क्वेश्चन पेपर। 25 अगस्त में जो क्वेश्चन आए वो इस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, सही था। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का भी लेवल लगभग ऐसा ही था, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा पेपर अगर बाकी शिफ्ट की तुलना में देखा जाए तो ये 25 की सेकेंड शिफ्ट थोड़ी सी मतलब बाकी शिफ्ट से थोड़ी टफ थी। और हिंदी की अगर हम बात करें तो 25 था जो सबसे पहला पेपर हुआ था 23 की फर्स्ट शिफ्ट का, वो थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का था, अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बाकी सारे पेपर लगभग ठीक थे। और एवरेज अटैम्प्ट अगर देखा जाए सबका तो वही लगभग जा रहा है। ज़्यादातर मैंने जो बच्चों से बात करी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरे 125 126 हैं, लेकिन मैं उनको इस चीज़ से नहीं मानता कि अटैम्प्ट एक अलग चीज़ होती है और सेफ एक अलग चीज़ होती है। आपने अटेम्प्ट कितना किया, अटेम्प्ट आपने 150 किया लेकिन 50 गलत हैं तो उसका कोई फिर वैल्यू नहीं है ना। लेकिन किसी बच्चे ने 110 अटेम्प्ट किया लेकिन 110 में से उसके 109 सही है, 108 सही है, 105 सही है, तो वो उनसे बहुत अच्छा है, बेहतर है ना। तो अटेम्प्ट से मतलब नहीं है, क्वेश्चन कितने सही हैं इस चीज़ से मतलब है। तो अगर आपके 110 105 तक जा रहे हैं, बहुत ही सेफ जोन में है, आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए पीएसटी और पीईटी के लिए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो चिल्ला रहे हैं कट ऑफ 250 200 250 या 220 210 ऐसा कुछ भी नहीं, कट ऑफ वही 200 के समथिंग ही रहेगी, थोड़ा बहुत 10-5 नंबर ऊपर नीचे जाएगी, इससे ज़्यादा ना जाने की कट ऑफ, ठीक है। 220 230 भूल जाओ, 220 कट ऑफ नहीं जाएगी। वैकेंसी भी अच्छी है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो वैकेंसी भी उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप 110 115 सही अटेम्प्ट कर रहे हो अच्छे से तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है एक नए वीडियो बनाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए अच्छा होगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को।